तुम्हें अगर कोई कहे अपने देश के लिए तुम्हें कुछ कर गुजरना है, तुम में से कितने लोग अपने देश से उसकी कीमत मांगोगे? ये नया भारत है रजत जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता। ये कीमत नहीं वसूलता अपने बलिदान की, ये कीमत नहीं वसूलता अपने योगदान की। ये वो भारत है जो आज से 25 साल का भारत कैसा होगा वो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब अधीर रंजन चौधरी ने तो कहा कि बीजेपी के लोग, सरकार के मंत्री राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो राहुल गांधी से डरते हैं। मैं आज बीजेपी की एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते कहती हूँ, अगर आप मुझसे पॉलिटिकली पूछेंगे रजत जी, तो मैं तो कहती हूँ कई लोग इसका उपहास भी करते हैं कि स्टार प्रचारक है हमारे लिए राहुल गांधी, जितना बोलेंगे बड़ी कृपा होगी और बोलें। लेकिन जो इस प्रकार की टिप्पणियां हैं, मान लीजिए अदालत में कोई भी जनता ना बैठी हो, मान लीजिए जज साहब की कुर्सी पर कोई विराजमान ना हो, मान लीजिए क्लर्क उपस्थित ना हो, सिर्फ कैमरा हो, रजत शर्मा हो और राहुल गांधी हो, आप उनसे सिर्फ इतना पूछिए, एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 कि जब देश पर कोरोना का संकट आया, तब ये कहने की बजाय कि आओ हिंदुस्तान में हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, वो विदेशी वैक्सीन का क्यों बार बार हिंदुस्तान पर प्रेशर बढ़ा रहे थे? इतना पूछ लीजिए। दूसरा उनसे पूछिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए हम लोग हर नागरिक को डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिखाएं, तो क्यों राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ गांव में किसी को फोन चलाना नहीं आएगा? क्या हिंदुस्तान का अपमान नहीं है? आज हम गौरव करते हैं कि यूपीआई के अगर आप साल 2022 का ट्रांजैक्शन देख लो, 126 लाख करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन साधारण हिंदुस्तानी ने, गांव में बैठे हिंदुस्तानी ने किया यूपीआई से। हिंदुस्तान के ये बढ़ते कदम राहुल गांधी को क्यों रास नहीं आते? और मैं बताती हूं क्यों रास नहीं आते। 2014 से पहले, और ये छोटे नहीं जो बड़े हैं वो समझेंगे, गरीब को अगर बैंक अकाउंट खुलाना होता तो बैंक का दरवाजा ही कभी नहीं खुलता, क्योंकि उसके पास ना कागज होते ना मिनिमम बैलेंस होता। नरेंद्र मोदी ने कहा चलिए हम मिनिमम बैलेंस नहीं लेंगे, हम बैंक को भेजेंगे गरीब के घर पे और उसका खाता खुलवाएंगे। ठीक, 480 मिलियन बैंक के खाते खुले। ठीक है, 480 मिलियन बैंक के जब खाते खुले, 48 करोड़, तो सीधा भारत की तिजोरी से पैसा गया उस बैंक के खाते में। 28 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा गया सीधा गरीब के खाते में। अब प्रश्न मैं आपके पास छोड़ती हूं, ये बैंक का खाता नहीं होता, 28 लाख करोड़ रुपया कहां जाने वाला था? कांग्रेस की प्रॉब्लम यही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो सारा कुछ कर रहे हैं ये अडानी को बचाने के लिए कर रहे हैं, उनका नाम ना पार्लियामेंट में आ जाए इसलिए रोक रहे हैं। देखिए, उनके एक नेता ने पंजाब में शायद कहा कि अडानी अंबानी तो बहाना है, मोदी को मारो। उनके नेता का वक्तव्य है, राहुल गांधी इसको मना नहीं कर सकते। उनके नेताओं ने तो एयरपोर्ट पे बैठकर उस एयरलाइन के पास कह दिया मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लोकतंत्र की आपको ताकत देखनी है कि आपके द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी कांग्रेस वाले धड़ल्ले से देते हैं और आपका प्रधान सेवक मुस्कुराते हुए अपने काम में रहता है। कि आपके प्रधान सेवक की मृत मां और मृत पिता का उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। मां मर गई 100 साल की, उसके बाद क्या किया कांग्रेसियों ने? मैं आज पूछती हूं यहां पर जितने लड़के लड़की बैठे हैं, तुम्हारे बाप को कोई गाली दे, मां को कोई गाली दे, तुम में से कौन चुप बैठेगा? लेकिन मोदी चुप बैठे हैं क्योंकि वो प्रधान सेवक हैं। उनको विष का एक घूंट हर दिन पीना है। और जहां तक
जहाँ तक बात अडानी की है, अगर कहीं भूले बिसरे मिल गए आपको राहुल गांधी, तो उनसे 5 चीज़ें पूछिए। पॉइंट नंबर 1, जब उनकी माताजी मुखिया थी यूपीए की सरकार की, तो क्या उनकी सरकार ने अडानी को 72,000 करोड़ का लोन एक्सटेंड किया था? दूसरा क्वेश्चन, कि जिन गहलोत साहब को बहुत प्रेम करते हैं राहुल जी, क्या उन गहलोत साहब के साथ 60,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज अडानी जी ने राहुल जी के आशीर्वाद से किया था? तीसरा प्रश्न, जो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोला जाना है वो सिखाते हैं, क्या उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में कोल का काम करने के लिए अडानी समूह को विशेष प्रावधान, सहायता, सहयोग कांग्रेस के राज्य में हुआ था? चौथा प्रश्न कांग्रेस को, कि जब 1990 के दशक में चिमनलाल जी ने पोर्ट बनाने के लिए गुजरात में जमीन दी, तब क्या मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे? पांचवा, 1985 में एग्जिम पॉलिसी राजीव गांधी ने बनाई और अडानी ट्रेडिंग हाउस बन गया। राजीव गांधी कौन है? पहले ये 5 सवाल कर लीजिए। ये सारी बातें अडानी जी खुद आपकी अदालत में कह गए थे, इन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, तो मतलब जनता जानती है, अदालत जानती है, कटघरे में बैठी औरत जानती है, अगर कोई अनजान है तो सिर्फ राहुल गांधी। एक किसी कांग्रेस के नेता ने लिखा है, कुछ रहम कर ऐ स्मृति, थोड़ा संभल जाने दे। राहुल, कांग्रेस ही ने लिखा है। राहुल अगला जख्मी सह लेंगे, पहला तो भर जाने दे। कांग्रेस ही ने लिखा है। ये शूरवीर कौन है? उनका नाम नहीं बता सकता, मेरे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छा लगा कि स्मृति हूँ से स्मृति रहम तक का सफर मैंने 9 सालों में पूरा कर लिया। तो राहुल गांधी ये समझेंगे नहीं और आप रहम नहीं करेंगी। मैं तो उनको आमंत्रण देना चाहती हूँ, आओ कुछ दिन तो गुजारो अमेठी में। स्मृति जी, इस मामले में सारे विरोधी दल एक हैं, सब कहते हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन्होंने हमारा गला दबाया हुआ है, जीने नहीं देते। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, मनीष सिसोदिया हो, सब कहते हैं कि उनका गला घोट रहे हैं सीबीआई और ईडी वाले। मैं रजत जी बड़ी विनम्रता से पूछ रही हूँ कि एक हैं जिन्होंने चारे में भी घोटाला किया, रेल में भी घोटाला किया, और घोटाले में लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का मैंने अखबारों में पढ़ा है कि स्पॉइल्स ऑफ करप्शन पकड़ा गया, जिसके यहाँ पे 600 करोड़ का ऐसा आर्थिक वर्चस्व पकड़ा गया हो जो आपके पैसे की लूट हो, उसको क्या करना चाहिए? सलाखों के पीछे करना चाहिए, ये जनता की राय है, लेकिन सलाखों को पीछे करने के लिए या व्यक्ति को सलाखों के पीछे करने के लिए एक लीगल प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। उसमें ना मैं हस्तक्षेप कर सकती हूँ, ना आप, ना जनता। और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस को, जुडिशियल प्रोसेस को पूर्ण होना दें। तो अब अगर ऑपोजिशन कहता है कि ये प्रोसेस में गतिरोध लाने की ज़रूरत है क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, तो मेरा तो मंतव्य यही है कि जब आप सत्ता में हो तो यूपीए लूटेगी, जब ऑपोजिशन में हो तो सफोकेट हो जाएगी, क्योंकि आपने करप्शन किया, करप्शन का पैसा नहीं पकड़ना चाहिए। देखिए, उनका तर्क क्या है मैं बताता हूँ। तेजस्वी यादव का जिक्र आपने किया, उन्होंने कहा कि 2017 में भी हमारे ऊपर रेड हुई थी, 8,000 करोड़ का लेन देन पकड़ा गया था, हजारों करोड़ का मॉल बताया गया था, इसका कोई हिसाब नहीं हुआ। अब 800 करोड़ का नया हिसाब करने के लिए तो बुला रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने कहा है कि अभी उनके पास वक्त नहीं हिसाब करने का। अब वो बिजी हैं विधानसभा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, साधारण नागरिक यहाँ बैठे हैं, अगर पुलिस कभी बुलाए तहकीकात के लिए, आप में से कितने लोग पुलिस को कहेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ?
ऑपोजिशन की एक खासियत देखिए, पहले बोलेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ कल आना, फिर बोलेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ जब मैं कहूँ तब बुलाना, फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं आज बिजी हूँ, आज बीमार हूँ, आज मैंने ऑक्सीजन लगा रखा है लेकिन मैं सिंगापुर घूमूंगा और मेरे आसपास कोई ऑक्सीजन का टैंक नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आज हमारी सबसे बड़ी मुझे लगता है ताकत ये है कि मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जनता के पास तथ्य बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। देखिए, उनका कहना है कि ईडी ने 121 केसेस किए जब से मोदी जी की सरकार बनी, उसमें से 115 केसेस 95% केसेस विरोधी दलों के नेताओं के ऊपर है। देखिए, अगर उन्होंने सत्ता की कुर्सी पर बैठकर देश को लूटा है तो देश क्या चाहता है कि उनको छोड़ दें? और जहां तक मोदी जानबूझ के ऑपोजिशन को सफोकेट कर रहे हैं, 9 साल हो गए साहब, इन्वेस्टिगेशन को अपना समय निकालना पड़ता है। अगर वाकई में दुश्मनी का कोई ना कोई परिचय देना होता तो 9 साल दामाद जी घूम रहे होते खुले। वो कहते हैं जो बीजेपी में आ गया वो साफ हो गया, हिम्मत विश्वकर्मा हो, दामाद जी बीजेपी में है, शुभेंदु अधिकारी, ये सब वॉशिंग मशीन में आके साफ सुथरे हो गए, धुल गए। ये तो जनता आपसे पूछती होगी कि राहुल जी के दामाद जी क्या बीजेपी में है? नहीं है ना। अब उनके ऊपर जो भी करप्शन का आरोप है या गांधी परिवार के ऊपर जो करप्शन का आरोप है, गांधी परिवार भी तो बेल पर बाहर है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर उनके ऊपर दोषारोपण में कोई तथ्य नहीं होता तो केस खारिज नहीं हो जाता। ये तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर लालू जी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते तो देश के राजा हरिश्चंद्र हो जाते और चारा घोटाला भाईचारा हो जाता। मतलब कि तेजस्वी का ये कहना है कि उनके पिता इस वक्त हरिश्चंद्र नहीं है। यही कहना है उनका। ये तो आपने अच्छा सवाल दिया, जब आएंगे आपकी अदालत में उनसे मैं पूछूंगा। देखिए, एक और हैं, आपका बहुत नाम लेते हैं, अरविंद केजरीवाल। मेरा नाम कभी नहीं लेते। आप केजरीवाल जी का इतिहास देखो, उन्होंने आज तक उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया पर एक के बाद एक केस फाइल किए जा रहे हैं, उनको जेल से निकलने नहीं कल तो देंगे। वो बैठकर दिल्ली में कह रहे थे मनीष के बारे में कोई सवाल मत करो। हाँ, कूड़े के ढेर के पास। हाँ। वहां तो वो कह रहे थे कि कूड़े की बात करो, बाकी मनीष की बात तो रोज करते हैं। मतलब राजनीतिक कूड़े की बात मत करो, कूड़े कूड़े की बात करो। लेकिन ये बात सही है कि सिसोदिया के खिलाफ पहले सीबीआई ने केस किया, फिर ईडी ने कूड़े किया, का फिर वो एक ढेर है जो सालों साल से प्रतीक्षा कर रहा है कि भाई कब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करोगे और कूड़ा हटाओगे। लेकिन जब उन्होंने खुद ही पल्ला झाड़ लिया मनीष जी से तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन रजत जी, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कस्टडी एक्सटेंड होती है तो कस्टडी एक्सटेंड कौन कर रहा है? कोर्ट। तो क्या केजरीवाल जी का या फिर राहुल गांधी का ये कहना है कि हमारे देश में हमारी जुडिशियल सिस्टम आज़ाद नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको लगता हमारे देश के बाकी संवैधानिक संस्थान चुपचाप बैठकर तमाशा देखते? उनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया के घर पे रेड हुई, उनके रिश्तेदारों के रेड हुई, बैंक लॉकर तलाशे गए, कुछ नहीं मिला और इसीलिए वो अंदर है। वही तो कह रही हूँ, जब ये विषय लेकर कोर्ट के सामने गए होंगे, कोर्ट ने कुछ तो तथ्य ऐसे देखे होंगे। मैं ना कोर्ट हूँ ना एजेंसी हूँ, लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि कोर्ट के पास जब वो लेकर गए अपना केस तो केजरीवाल जी ने अपना पक्ष रखा, एजेंसी ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने निष्पक्षता से अपना जो भी निर्णय था दिया। इसका मतलब कोई तो ऐसा एविडेंस होगा जो हम नहीं जानते लेकिन कोर्ट जानते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को अब आप जेल से निकलने नहीं देंगे। देखिए, पहले केजरीवाल जी ही कहते थे डाल ना जेल में। अब एजेंसी उनकी इच्छा को पूरा कर रहा है तो वो एजेंसी से नाराज है। और अगर जेल की बात करें तो मनीष जी तो छोड़ दीजिए, आपने सत्येंद्र जी को नहीं देखा क्या ठाठ से जेल में रह रहे हैं?
मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वादा करके आए थे अरविंद केजरीवाल कि देश की राजनीति में एक नई सोच ला कर देंगे। आज मैं जनता से पूछती हूँ, क्या वादा खिलाफी की? क्या भ्रष्टाचार की नई परिभाषा केजरीवाल ने लिखी? लेकिन मनीष सिसोदिया उनका दावा है कि शिक्षा का बहुत अच्छा काम कर रहे थे। शिक्षा और शराब दो अलग चीजें हैं। हाँ, शिक्षा के अच्छे काम को रोकने के लिए उनको शराब घोटाले में पकड़ लिया। शिक्षा में अच्छा काम करने के लिए क्या उन्होंने शराब में घोटाला किया था, ये क्वेश्चन है। अगर इतना अच्छा था तो कैंसिल क्यों किया? दोबारा पूछ रही हूँ, शिक्षा में अच्छा करने के लिए मैंने शराब में घोटाला किया, ये आपको मंजूर है क्या? नहीं, ये तो नहीं कहा उन्होंने कि शिक्षा के लिए। इसलिए तो कह रही हूँ, आप कह रहे हैं शराब घोटाले में इसलिए मत पकड़ो क्योंकि उन्होंने घोटाला किया शराब में, लेकिन शिक्षा अच्छी दी है। नहीं, वो कहते हैं घोटाला हुआ ही नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या कर रही थी जब पक्ष उनके सामने तथ्य लेकर गया? कोर्ट गलत है क्या? केजरीवाल जी का ये कहना है। अब वो तो ये भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात साफ है वो कि कुछ कह नहीं सकते, आप पूछ मुझसे रहे हो। आपसे तो इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आप सरकार हैं। नहीं रजत जी, आप इसलिए पूछ सकते हो क्योंकि मैं अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ। जो दो लोगों के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, इस ऑडियंस में मैं नहीं जानती, इन यंगस्टर्स को तो बिल्कुल नहीं जानती, कहाँ से है नहीं पता। लेकिन हाल ये है कि अगर आप ऐसे ही यंगस्टर्स के बीच में, जिसमें केजरीवाल जी का या आम आदमी पार्टी का कोई हस्तक्षेप ना हो, उनके सामने करके दिखा दीजिए अदालत। नहीं, मैं तो सबके सामने करता ही हूँ। आप करते हैं, आप करते हैं, वो आते नहीं।